हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जय विकास के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम ये जय विकास का भी लेक्चर या जय विकास का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? जाति उद्भवन की। जाति उद्भवन या जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पीसिएशन। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? आज सबसे पहले हम बात करेंगे जाति उद्भवन या स्पीसिएशन की। क्या मतलब है जाति उद्भवन या स्पीसिएशन का? तो जब नई जाति का निर्माण होता है, तो जब नई जाति का निर्माण होगा तो नई जाति के निर्माण को क्या कहते हैं? जाति उद्भवन। तो स्पीसिएशन या जाति उद्भवन का मतलब है नई जाति का निर्माण। तो जब किसी भी नई जाति का निर्माण होगा तो नई जाति के निर्माण को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पीसिएशन या जाति उद्भवन। अब नई जाति के निर्माण में या जाति उद्भवन में बच्चों हम दो प्रकार के जाति उद्भवन पढ़ेंगे। बिल्कुल, हम दो प्रकार के क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक हम देखेंगे एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, और दूसरा हम देखेंगे बच्चों सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, तो दो प्रकार के जाति उद्भवन की हम बात करेंगे, एक एलोपैट्रिक स्पीसिएशन और एक है सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। इसका मतलब ये दो तरीके हैं जिससे नई जातियों का निर्माण होता है, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक। एक एक करके देखते हैं बच्चों। हम सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैट्रिक स्पीसिएशन की। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों? मान लेते हैं हमारे पास एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक विशेष प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। मैंने कह दिया S1, 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 S1। तो S1 प्रकार की एक स्पीशीज है या S1 प्रकार की एक जाति है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब मैंने कहा इस भौगोलिक क्षेत्र में क्या आ गया? एक अवरोधक आ गया। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो गया बच्चों? एक भौतिक या जियोग्राफिकल बैरियर आ गया। मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र में एक बड़ी सी चट्टान का निर्माण हो गया, या एक इस लैंड मास के इसके दो टुकड़े हो गए और बीच में एक नदी आ गई। यानी किसी भी तरह का एक भौगोलिक अवरोधक आ गया जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल बैरियर। अंग्रेजी में तो क्या कह सकते हैं? जियोग्राफिकल बैरियर, या हम कह सकते हैं भौगोलिक अवरोधक। तो हमारे पास एक क्षेत्र था, एक भौगोलिक क्षेत्र, जियोग्राफिकल एरिया था। मैंने कहा वहां पर एक विशेष प्रकार की जाति पाई जाती थी S1। अब उस भौगोलिक क्षेत्र में एक अवरोधक आ गया, एक भौगोलिक बैरियर आ गया, यानी भौगोलिक पृथक्करण हो गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, एक पृथक्करण। अब इसके कारण ये जातियां जो भौगोलिक अवरोधक से अलग हो गई, ये आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगी, है ना? एक ही जाति है, एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में एक भौगोलिक अवरोधक, एक जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, तो अब ये दोनों जातियां परस्पर प्रजनन नहीं कर सकती। जब ये दोनों जातियां परस्पर प्रजनन नहीं कर पाएंगी तो वर्षों में, कई सारे वर्षों में ये जाति जो है ये एक दूसरे से क्या होने लग जाएंगी? भिन्न। और एक दूसरे से भिन्न होने लग जाएंगी और एक नई जाति का निर्माण कर लेंगी। इसका मतलब ये नई जाति का निर्माण किस कारण हुआ है?
एक भौगोलिक अवरोधक के कारण या भौगोलिक पृथक्करण के कारण जब नई जातियों का निर्माण होता है, कोई भौगोलिक अवरोधक, कोई बड़ा सा चट्टान, कोई पहाड़ आ गया, कोई लैंडमास टूटकर बीच में नदी आ गई, कोई भौगोलिक अवरोधक आ गया, इस कारण जाति जो अलग अलग हो गई और अब आपस में जब प्रजनन नहीं कर पा रही क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो गए, अवरोधक आ गया, तो इससे जो नई जाति का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन में क्या हो गया बच्चों? इस प्रक्रिया में भौगोलिक अवरोधक के कारण, या तो आप कह सकते हो भौगोलिक अवरोधक या भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई जाति का निर्माण होता है। है ना? तो जब भौगोलिक अवरोधक या भौगोलिक पृथक्करण के कारण जब नई जाति का निर्माण हो, भौगोलिक अवरोधक हो जाएगा, कोई भौगोलिक अवरोधक बीच में आ जाएगा, कोई चट्टान या नदी बीच में आ जाएगी, तो ये जातियां परस्पर प्रजनन नहीं कर पाएंगी, और नहीं कर पाएंगी तो वर्षों में, ऐसा नहीं है 10 दिनों में या 10 वर्षों में, 100, 150, 200, 500 सालों में ये अलग जाति का रूप ले लेंगी। और नई जाति का निर्माण जब भौगोलिक अवरोधक के कारण होगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। इसे क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। किस कारण नई जाति का निर्माण हो रहा है? भौगोलिक अवरोधक या भौगोलिक पृथक्करण के कारण नई जाति का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये तो पहली प्रक्रिया थी एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। फिर हमारे पास सेकंड आती है बच्चों, दूसरा आता है हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का पृथक्करण क्या होता है? सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। अब ये क्या होता है बच्चों? देखें, वही हमारे पास एक भौगोलिक क्षेत्र बना दिया मैंने, वही एक प्रकार की जाति हमने ले ली, S1 S1 S1। अब इस प्रकार में या इस प्रक्रिया में कोई भौगोलिक अवरोधक नहीं आएगा, ऐसा कोई भौगोलिक अवरोधक या जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आएगा, कोई लैंडमास अलग अलग टुकड़े नहीं होंगे, कोई बीच में कोई नदी या बीच में कोई चट्टान, कोई भौगोलिक अवरोधक नहीं आएगा। तो क्या होगा? अब ये एक ही जाति है तो ये परस्पर प्रजनन कर सकती है। अब मैंने कहा ये सब द्विगुणित है, ठीक है, ये सारी जातियां जो हैं वो द्विगुणित हैं और इनमें आपस में या परस्पर क्या हो रही है? प्रजनन देखा जा रहा है। अब मैंने कहा इनमें कोई उत्परिवर्तन हो गया या बहुगुणिता आ गई। अब इन दोनों में मैंने कहा क्या हो गया? इनमें या तो कोई उत्परिवर्तन आ गया ठीक है, या तो इनमें उत्परिवर्तन आ गया या इनमें बहुगुणिता प्रेरित हो गई। तो अगर इनमें उत्परिवर्तन आ गया या बहुगुणिता प्रेरित हो गई तो बाकी सब तो द्विगुणित थी, इसमें बहुगुणिता प्रेरित हो गई, तो अब ये एक ही आवास में रहते हुए, एक ही क्षेत्र में रहते हुए भी परस्पर प्रजनन नहीं कर पाएंगे। भाई बाकी सारी जातियां तो द्विगुणित हैं, ठीक है, बाकी सारी जातियां तो द्विगुणित हैं जो परस्पर प्रजनन कर रही हैं। बिल्कुल, ये मैंने कह दिया सब 2n है। लेकिन अब इन दोनों में कोई उत्परिवर्तन हुआ या कोई बहुगुणिता का प्रेरण हुआ तो ये 4n 3n 5n 6n कुछ बन गई। तो मान लेते हैं अगर इनमें बहुगुणिता का प्रेरण हुआ, ये 3n से 4n बन गए, तो अब ये इनके साथ प्रजनन नहीं कर सकते,
एक ही क्षेत्र में रहते हुए, साथ साथ रहते हुए भी प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुगुणिता या उत्परिवर्तन आ गया। तो धीरे धीरे आगे चलकर ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे चलकर ये एक नई जाति में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये जब नई जाति का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार की जाति उद्भवन को क्या कहेंगे, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। इस तरह के नई जाति निर्माण को कहेंगे सिम्पैट्रिक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भौगोलिक अवरोधक नहीं आया, इसमें एक ही क्षेत्र में, एक ही आवास में रहते हुए जनन पृथक्करण हो रहा है। ये परस्पर प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण नहीं कर पा रहे, उत्परिवर्तन आने के कारण या बहुगुणिता प्रेरित होने के कारण। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इस प्रक्रिया में एक ही क्षेत्र या आवास में रहते हुए जनन पृथक्करण के कारण, जनन पृथक्करण का मतलब है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इस प्रक्रिया में एक ही क्षेत्र, एक ही आवास में रहते हुए जनन पृथक्करण के कारण नई जाति का निर्माण क्या कहलाएगा, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। तो सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन में क्या है, एक ही क्षेत्र, आवास, कोई भौगोलिक अवरोधक नहीं हुआ, कोई अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र नहीं हुए, कोई बीच में चट्टान या नदी नहीं आई, भौगोलिक क्षेत्र सेम है, उसी क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी आवास में रह रहे हैं, लेकिन बहुगुणित आ गई, उत्परिवर्तन आ गया। इसके कारण साथ रहते हुए भी प्रजनन नहीं कर पा रहे, ये दोनों इन जातियों के साथ प्रजनन नहीं कर पा रहे, जनन पृथक्करण आ गया। और जनन पृथक्करण के कारण अब ये नई जाति का रूप ले लेंगे, और जब नई जाति का निर्माण हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। तो भौगोलिक अवरोधक के कारण, भौगोलिक पृथक्करण के कारण अगर नई जाति बन रही है तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, और जनन पृथक्करण के कारण, एक ही क्षेत्र में रहते हुए जनन पृथक्करण के कारण अगर नई जाति का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन कहलाएगा। तो ये दो विशेष प्रकार के पृथक्करण जो हैं, जिससे जाति निर्माण होता है या नई जाति का निर्माण होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन की हमने बात कर ली। अब हमने कहा था बच्चों मैंने कि आपको यहां पर जैव विकास ध्यान रखना है। तो अब हम यहां पर दो प्रकार के जैव विकास पढ़ेंगे। एक तो मानव का जैव विकास अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल सही, और मानव के साथ साथ हम घोड़े का जैव विकास पढ़ेंगे। बिल्कुल, घोड़े का जैव विकास आपके इस एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में जैव विकास दे रखा है, इसलिए हम किसकी बात करेंगे, घोड़े के जैव विकास की बात जरूर करेंगे। अब घोड़े के जैव विकास की बात करेंगे बच्चों हम, आ जाओ। तो यहां पर अब हमने क्या पढ़ लिया, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स या घोड़े का जैव विकास। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक सेकेंड।
ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या बनाया है, ये हमने घोड़े के जैव विकास की बात की है। घोड़े के जैव विकास का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। घोड़े के जैव विकास का मतलब है जो सबसे पहला घोड़ा था, जो सबसे प्राचीन प्रकार का घोड़ा था, वो था इयोहिप्पस। ठीक है, सबसे प्राचीन प्रकार के घोड़े को हम क्या कहते हैं, इयोहिप्पस। इसलिए ये प्राचीन घोड़ा या प्रिमिटिव हॉर्स है। फिर उसका विकास, उसमें जैव विकास हुआ, इयोहिप्पस से क्या बना, मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस से क्या बना, मेरीहिप्पस। मेरीहिप्पस से क्या बना, फाइलोहिप्पस। और आज का जो घोड़ा हम देखते हैं, जो आधुनिक घोड़ा हम देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्वस या मॉडर्न हॉर्स। तो आज का जो घोड़ा है, आधुनिक घोड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे। तो पहली तो ये क्लियर है चीज कि भाई आधुनिक घोड़ा कौन सा है और सबसे प्राचीन प्रकार का घोड़ा कौन सा है, ये हमने देख लिया। अब सबसे पहले एक चीज याद रखने का, यहां पर गण में लिख रहा हूं, यहां पर मैं घोड़े के गण की बात कर रहा हूं, यानी ऑर्डर। तो ये आप याद रखना, पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है बच्चों, पेरिसोडेक्टाइला ये एवोल्यूशन या ये घोड़े का गण या ऑर्डर है। तो घोड़े का गण या ऑर्डर जो है वो क्या कहलाता है, पेरिसोडेक्टाइला। अब सबसे पहली चीज, ठीक है सर, एक तो ये सवाल आ सकता है क्रम पे कि दो चीजें पूछ सकते हैं, या तो सबसे प्राचीन हॉर्स को किस नाम से जानते थे, इयोहिप्पस। जो अभी आधुनिक घोड़ा है उसे क्या कहते हैं, एक्वस। ठीक है, फिर आपके पास क्रम पूछ सकते हैं कि घोड़े के जैव विकास में कौन कौन से घोड़े का क्रम आया। तो इयोहिप्पस पहले आया, फिर मीजोहिप्पस, फिर मेरीहिप्पस, फिर फाइलोहिप्पस, फिर एक्वस। लेकिन अब ये घोड़े के जैव विकास में परिवर्तन क्या हुआ, जैसे अभी हम मानव का जैव विकास पढ़ेंगे, तो मानव के जैव विकास में क्या हुआ, मानव के जो मस्तिष्क की क्षमता है, क्रेनियल कैपेसिटी, वो बढ़ती गई। ठीक है, फिर मानव की जो कम्युनिकेशन था, ठीक है, वो अच्छा होता गया। तो ये तो मानव के जैव विकास में चेंजेस थे। घोड़े के जैव विकास में क्या परिवर्तन आया, आज इयोहिप्पस है या एक्वस है, तो उसमें क्या फर्क आया। तो सुनो, जो सबसे प्राचीन प्रकार का घोड़ा था ना बच्चों, ये इयोहिप्पस, जैसे अब घोड़ा, एक सेकेंड, तो अब हमको पता है कि घोड़े में जो चार टांगे हैं, इयोहिप्पस था, उसमें पंजे, एक घोड़े में या एक में चार पंजे होते थे। चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब जो इयोहिप्पस है उसमें क्या होते थे, एक पैर में 4 टोज, एक टांग में, एक पैर में 4 पंजे या 4 टोज थे। और आज जो हम आधुनिक घोड़ा बनाते हैं उसमें हमको पता है एक पैर में एक ही पंजा, एक टो होता है। इसका मतलब हाँ, तो जो सबसे प्राचीन प्रकार का घोड़ा था, जो प्रिमिटिव हॉर्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, इयोहिप्पस, उसके एक टांग पर ऐसे 4 हूफ्स होते थे। देखा आपने टांगे, घोड़े की जो नीचे टांगे होती हैं उसमें एक चौड़ा हिस्सा होता है, हूफ, जिसे पंजा या टो कह सकते हो। तो प्राचीन जो घोड़ा था, प्रिमिटिव हॉर्स जो था इयोहिप्पस, उसमें एक टांग में ऐसे 4 हूफ्स होते थे या 4 पंजे होते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे घोड़े का जैव विकास होता गया, जैसे हमारे पास आधुनिक घोड़ा आया, उसमें एक टांग में फिर एक ही हूफ या एक ही टो पाया जाता है। तो जो सबसे प्राचीन प्रकार का घोड़ा था इयोहिप्पस, उसमें एक पैर में 4 टोज थे। और जैव विकास के माध्यम से जो सबसे आधुनिक घोड़ा आया है एक्वस, उसमें एक पैर में या एक टांग में एक ही टो है। इसका मतलब जैसे जैसे घोड़े का जैव विकास हुआ है, वैसे वैसे टोस की संख्या में कमी हुई है। ठीक है, तो टोस की संख्या में कमी हुई है। यह क्या है, घोड़े का जैव विकास। तो क्या क्या चीजें आपको घोड़े के जैव विकास में ध्यान रखनी है।
प्राचीन प्रकार का घोड़ा ध्यान रखना है, आधुनिक प्रकार का घोड़ा याद रखना है, ये क्रम आपको घोड़े का याद रखना है। और आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे घोड़े का जैव विकास हो रहा है, जैसे जैसे घोड़े का जैव विकास हो रहा है, वैसे वैसे उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। अब हम किसकी बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, हम मानव के जैव विकास। एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का जैव विकास। अब हम सबको मालूम है कि भाई मानव, हम लोग कहां से, हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे, यानी बंदरों से हम लोग क्या हुए हैं, हमारा जैव विकास हुआ है। लेकिन बंदरों में भी कौन सा बंदर, कौन सा वानर है जो सबसे ज्यादा समानता मानव से दिखाता है, तो चिंपैंजी। ठीक है, हमारा जो जैव विकास प्रारंभ हुआ है वो कहां से, चिंपैंजी। तो मंकी कौन सा ऐसा बंदर है जो मानव के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे नजदीक का पूर्वज है, वो क्या है, चिंपैंजी। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक पैनल फाइल है, देखो क्या हुआ था। आइए, इसका मतलब यह है भाई, मानव के जैव विकास में आपको पहली चीज क्या याद रखनी है, पहली चीज याद रखनी है कि हमारा जैव विकास में कौन सा मंकी है जो सबसे समीप है, जो हमारा सबसे नजदीक पूर्वज है, वो क्या है, चिंपैंजी। ठीक है, तो चिंपैंजी से हमारे पास किसका विकास हुआ, अब इधर देखो, यहां पर मैं क्रम डाल रहा हूं बच्चों। चिंपैंजी से सबसे पहला चिंपैंजी से हम किस में विकसित हुए, रामापेथिकस और ड्रायोपेथिकस। ठीक है, चिंपैंजी से क्या आया हमारे पास, रामापेथिकस और ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस जो था वो तो थोड़ा बंदर के समान था, एप जैसा। ड्रायोपेथिकस तो क्या था, एप जैसा। लेकिन मानव समान कौन सा था, रामापेथिकस। और रामापेथिकस से फिर हमारे पास किसका जैव विकास हुआ, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ठीक है, तो पहली चीज क्या याद रखनी है बच्चों, चिंपैंजी मानव के सबसे नजदीक पूर्वजों में से एक है। फिर चिंपैंजी से किसका विकास हुआ, रामापेथिकस और ड्रायोपेथिकस का। ड्रायोपेथिकस तो है वो वन मानुष, एप जैसा था। लेकिन हमको यह याद रखना है, मानव के जैव विकास में हम रामापेथिकस से शुरुआत करेंगे। रामापेथिकस से क्या बना बच्चों, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। रामापेथिकस से क्या बना, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। अब ऑस्ट्रेलोपेथिकस के लक्षण क्या क्या हैं, कितने वर्ष पूर्व देखा गया ऑस्ट्रेलोपेथिकस, 2 मिलियन वर्ष पूर्व। कहां पर मिला आपको, ये देखो, आजकल तो हम कहते हैं ना बच्चों कि मानव एशिया में मिलते हैं, एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, अफ्रीका में है। ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उन सब में मानव का जैव विकास देखा जाता है, मानव पाए जाते हैं। लेकिन हम सब, अमेरिका वाला व्यक्ति, यूरोप वाला व्यक्ति, एशिया में जितने भी हम व्यक्ति हैं, जितने भी मानव जातियां हैं, जितने भी ह्यूमन रेस हैं, हम सब की उत्पत्ति, हम सब का पूर्वज कहां था, अफ्रीका में। ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रारंभ या मानव जैव विकास का प्रारंभ कहां से हुआ, अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के घास स्थलों में। तो ईस्ट अफ्रीका के घास स्थलों में क्या था, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। सबसे पहले इसी ने 2 पैरों पर चलना सीखा। भाई पहले तो क्या था, बंदर जो थे वो चारों हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले 2 पैरों पर आसानी से चलना किसने देखा, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो पहली बार के लिए, पहली बार में बाइपीडल लोकोमोशन मतलब द्विपाद गमन किसने दर्शाया, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ये सब बिंदु याद रखने बच्चों। कहां पर मिला था, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। पहली बार इसने क्या दिखाया, द्विपाद गमन और फलों से भोजन। ये भोजन के लिए क्या यूज करता था, फल खाता था। नॉन वेजिटेरियन नहीं था, हां वेजिटेरियन, फलाहारी था और पत्थर के हथियारों से शिकार करता था। तो आपके पास क्या हुआ, चिंपैंजी से क्या बना बच्चों, रामापेथिकस। रामापेथिकस से किसका जैव विकास हुआ, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। तो यहां तक आप देखें क्या देखा अपन ने, चिंपैंजी था बच्चों,
चिंपैंजी से मैंने कहा क्या है भाई आपके पास, रामापेथिकस। फिर रामापेथिकस से हमको क्या मिला, क्या में ऑस्ट्रेलोपेथिकस। अब नाम तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस है, लेकिन ये कहां मिला, ईस्ट अफ्रीका में। कहां रहता था, ईस्ट अफ्रीका में, पूर्व अफ्रीका में। तो जितने भी ह्यूमन रेस है, भले ही वो अब एशिया में रहती हो, अमेरिका में रहती हो, ऑस्ट्रेलिया में रहती हो, हम सब के पूर्वज, हम सब की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है, ईस्ट अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलोपेथिकस से। ऑस्ट्रेलोपेथिकस के लक्षण फिर याद रखना, अफ्रीका के ग्रासस्थलों में रहता था, सबसे पहले द्विपाद गमन दिखाया, पहली बार द्विपाद गमन ऑस्ट्रेलोपेथिकस ने। फिर फलों से भोजन करता था, फलों का भोजन करता था, और पत्थरों के हथियार से शिकार करता था। ये सब किसके लक्षण हैं, ऑस्ट्रेलोपेथिकस से। फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस से जैव विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपेथिकस से जैव विकास किसका हुआ, होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस से किसका जैव विकास हुआ, होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस में फिर इंटेलिजेंस, हां, सोचने समझने की क्षमता आने लग गई, इंटेलिजेंस, तो मस्तिष्क का विकास। तो जो होमो हैबिलिस था उसकी ब्रेन कैपेसिटी, सीसी याद रखना बच्चों, सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी। तो मस्तिष्क की क्षमता, सीसी क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी। तो तीसरा क्या बना बच्चों, ऑस्ट्रेलोपेथिकस से किसका जैव विकास हुआ, ऑस्ट्रेलोपेथिकस से होमो हैबिलिस। इसकी मस्तिष्क की क्षमता क्या थी, 650 से 800 सीसी। यह भी मांस नहीं खाता था, यह भी मांस नहीं खाता था, लेकिन यह उपकरण निर्माता, इसने क्या बनाना चालू कर दिए, टूल्स। ये क्या बनाने लग गए, यंत्र बनाने लग गया, उपकरण बनाने लग गया। तो ऑस्ट्रेलोपेथिकस के बाद किसका नंबर आया, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ने जनन मतलब मस्तिष्क की क्षमता विकसित होने लग गई, और मस्तिष्क की क्षमता कितनी थी, 650 से 800 सीसी। फिर होमो हैबिलिस के बाद देखो बच्चों, होमो हैबिलिस के बाद किसका नंबर आता है, फिर होमो हैबिलिस से किसका जैव विकास हुआ, यह किसमें विकसित हुआ, होमो इरेक्टस। जावा आदमी का मतलब है बच्चों ये फिर अफ्रीका से एशिया, जावा इंडोनेशिया के आसपास वाला हिस्सा है, ठीक है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके आसपास वाला हिस्सा एशिया जो है उसका है। तो अफ्रीका से ये मानव अब कहां पे आने लग गए, एशिया में। तो होमो इरेक्टस या जावा मैन, अब इनमें मस्तिष्क क्षमता और बढ़ने लगी, मस्तिष्क क्षमता बढ़ने लगी, यानी 900 सीसी। 650 से 800 सीसी किसकी थी, होमो हैबिलिस की। तो होमो हैबिलिस से फिर मस्तिष्क की क्षमता किसकी बढ़ गई, होमो इरेक्टस। ये तो है होमो हैबिलिस। फिर क्या आया, होमो इरेक्टस। इसने क्या किया, सबसे पहले मांस खाना चालू करा। होमो इरेक्टस से पहले तक, होमो इरेक्टस से पहले तक तो कोई मांस नहीं खाता था, सब फल खाते थे, वेजिटेरियन थे। लेकिन होमो इरेक्टस ने मांस को पकाना वकाना या मांस खाना चालू करा, और सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। इनकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ गई थी, तो इन्होंने आग का प्रयोग सबसे पहले किसने सीखा, होमो इरेक्टस ने। इनको पता चला हां ठंड से बचा भी जा सकता है, कच्चे मांस को पकाया भी जा सकता है, ये सब आग के प्रयोग से सिद्ध हुआ। तो होमो हैबिलिस के बाद क्या आया बच्चों, होमो इरेक्टस। तो रामापेथिकस से क्या आया बच्चों, ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस से किसका विकास हुआ, होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस के पश्चात किसका विकास हुआ, होमो इरेक्टस। इन दोनों की मस्तिष्क क्षमता याद रखना, होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी की थी, जबकि होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी। तो मानव का जैव विकास, हमारे पास सबसे कॉमन पूर्वज, सबसे नजदीक कौन सा पूर्वज था, चिंपैंजी। उससे क्या बना, रामापेथिकस। रामापेथिकस से क्या आया, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, अफ्रीका से। फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस से किसका जैव विकास हुआ, होमो हैबिलिस। मस्तिष्क क्षमता 650 से 800 सीसी, होमो इरेक्टस 900 सीसी। सबसे पहले होमो इरेक्टस ने क्या चालू करा, मांस खाना सबसे पहले चालू करा, आग का इस्तेमाल किया।
तो ये तो आपके पास होमो इरेक्टस हो गए। फिर होमो इरेक्टस के बाद हमारे पास कौन सा आया? निएंद्रथल मानव। क्या आया? निएंद्रथल मानव। कहा जाता है इसकी मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक थी। इसकी मस्तिष्क क्षमता 1400 सीसी, 1400 या 1450 कुछ भी कह दो। तो सर्वाधिक मस्तिष्क क्षमता किसकी विकसित होने लग गई? निएंडरथल मैन। ये कहां पर देखा जाता है? ईस्ट और सेंट्रल एशिया। अब एशिया में आने लग गए जावा मैन, अफ्रीका से चालू हुए थे, एशिया में आने लग गए। इन्होंने, अब इसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ गई तो इन्होंने सबसे पहले कपड़े पहनने चालू करे। उससे पहले तो व्यक्ति नंगे रहते थे, बिल्कुल। तो सबसे पहले कपड़े पहनने किसने चालू करे? शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल किसने किया? निएंडरथल मैन ने। और वो मृतकों को दफनाते थे। जब मर जाते थे तो वो मृतकों को दफनाने लग गए। ये सबसे पहले किसमें देखा गया? निएंडरथल मैन। और इनकी मस्तिष्क क्षमता लगभग सर्वाधिक है। मतलब काफी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मस्तिष्क क्षमता हमारी भी इतनी ही है, 1400 सीसी के आसपास ही है। हो सकता है थोड़ा 1450 सीसी हो, लेकिन मस्तिष्क क्षमता ये कहा जाता है कि किसके बाद से बढ़नी बंद हो गई? निएंडरथल मैन। यहां पर हमारे पास मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक हो गई है और अब इतनी ही रहती है। फिर निएंडरथल मैन था, निएंडरथल मैन। उसके बाद निएंडरथल मैन के बाद क्या आ गया बच्चों? एक क्रो-मैग्नन मैन। नेक्स्ट क्या आ गया? क्रो-मैग्नन मैन। ये चित्रकार था। ये गुफाओं में रहते थे और गुफाओं के जो दीवारें थी उस पे चित्र बनाते थे, पेंटिंग करते थे। कौन से? क्रो-मैग्नन मैन। और फिर आधुनिक मानव, हम यानी होमो सेपियंस, आधुनिक आदमी। कितने आइस एज में हम आ गए थे? 75,000 10,000 साल पूर्व। तो निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस। ठीक है, मतलब अब जय विकास मानव में, एक सेकेंड, होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस के बाद क्या आया भाई? निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन की मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक 1400 सीसी। फिर आपके पास क्रो-मैग्नन मैन जो चित्रकार था, और इसके उद्विकास से हमारे पास आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस। इसका मतलब ये, जब मानव का जैव विकास अपन पढ़ रहे हैं तो मानव के जैव विकास में भी आपको क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पूरा मानव का जैव विकास है इसमें भी आपको क्रम तो ध्यान ही रखना है। कैसे? पहला सवाल आ सकता है, कौन सा वानर, कौन सा बंदर है वो मानव के सबसे नजदीक है? चिंपैंजी। अपन ने देखा भी था मानव और चिंपैंजी डीएनए में 98% तक समानता थी। फिर रामापैथिकस आया, रामापैथिकस से ऑस्ट्रेलोपैथिकस, अफ्रीका से मानव जैव विकास की उत्पत्ति चालू हुई। फिर होमो हैबिलिस आया, होमो इरेक्टस आया, निएंडरथल मैन आया, फिर क्रो-मैग्नन मैन और होमो सेपियंस। मतलब होमो हैबिलिस से निएंडरथल मैन, यहां तक तो क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो गई? बढ़ने लग गई। तो क्रेनियल कैपेसिटी तो निएंडरथल मैन तक बढ़ी बच्चों। निएंडरथल मैन में क्रेनियल कैपेसिटी, मस्तिष्क क्षमता सर्वाधिक हो गई। अब उसकी अभिव्यक्ति होने लगी। क्रो-मैग्नन। हम लोग इतने आधुनिक, इतने सफल क्यों हैं? क्योंकि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की क्षमता से हम इतने सफल हो पाए। और वो कम्युनिकेशन की क्षमता कहां से प्रारंभ हो गई? निएंडरथल मैन से। फिर क्रो-मैग्नन मैन चित्रकार, और आधुनिक मानव क्या है? होमो सेपियंस। तो ये मानव का जैव विकास है और इसमें सबके लक्षण। ऑस्ट्रेलोपैथिकस कहां पर मिलता था? क्या खाता था? किससे शिकार करता था? फिर होमो हैबिलिस, मस्तिष्क क्षमता, वो भी मांस नहीं खाता था, टूल मेकर। होमो इरेक्टस की मस्तिष्क क्षमता 900, क्या खाने चालू कर दिया? मीट। सर्वाधिक मस्तिष्क क्षमता निएंडरथल मैन की कहां पर मिलता? ईस्ट सेंट्रल एशिया। सबसे पहले खालों का प्रयोग किया और मृत को गाड़ने लगा। और क्रो-मैग्नन मैन, और फिर कौन से हो गए? आधुनिक मानव या होमो सेपियंस।
तो ये क्या है बच्चों, मानव का जैव विकास है जो आपको ध्यान रखना है। मतलब हम बंदर से आज कर पाए, मस्तिष्क की क्षमता हमें बढ़ती गई, वो एक अच्छा लक्षण था, लेकिन उसके बाद कम्युनिकेशन सबसे प्रमुख बात थी। कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बढ़ने लगा। अब देखो बच्चों, इसमें बहुत सारी जटिल चीजें भी थी मानव के एवोल्यूशन में, क्योंकि मानव के एवोल्यूशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया था बच्चों, वो ये था कि जब हम लोग जैसे जैसे मानव का जैव विकास हो रहा है वैसे वैसे हम दो पैरों पे चलने लगे। यानी जो मानव की महिलाएं हैं बच्चों, उनका जो योनि है, वजाइना जो क्षेत्र है, वो क्या होता गया, संकीर्ण होता गया, क्योंकि हम बाइपीडल दो पावर पे चलने लग गए। और मस्तिष्क की क्षमता, क्रेनियल कैपेसिटी तो क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई। मतलब आप सोच रहे हो कॉम्प्लिकेशन कि बच्चा जो है, बच्चे का मस्तिष्क तो बढ़ने लग गया, लेकिन जहां से बच्चा निकलता है योनि से, बर्थ कैनाल, वो संकीर्ण होने लग गई। तो ये एक जटिल समस्या थी मानव के जैव विकास में, कि जो योनि है, जो बर्थ कैनाल है, वो तो संकीर्ण होती जा रही है, और वो संकीर्ण इसलिए हो गई क्योंकि हम दो पांव पे चलने लग गए। लेकिन कॉम्प्लिकेशन ये थी कि क्योंकि मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ रही है, क्रेनियल कैपेसिटी, तो जो बच्चे का साइज है सर का, वो बढ़ता है। लेकिन इस छोटी सी ये जो दिक्कत है या ये जो तकलीफ थी, वो कहीं गुना कम है। दो पैरों पे चलने से फायदे कई गुने ज्यादा हैं, क्योंकि दो पैर पे चलने से आपके हाथ जो थे वो फ्री हो गए, और हाथ फ्री हो गए तो आप उपकरण बना सकते हो, यंत्र बना सकते हो, इन हाथ को कई तरह से अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो। तो हैंड्स का फ्री होना भी एक बहुत जरूरी चीज थी, और वो ज्यादा बेहतर चीज है ये बर्थ कैनाल संकीर्ण होने से। तो ये एक मानव जैव विकास में आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंत में कुछ डेटा या कुछ आंकड़े हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो आपको याद रखने हैं। मतलब कितने मिलियन वर्ष पूर्व मछलियों का विकास हुआ, कितने मिलियन वर्ष पूर्व सरीसृप का विकास हुआ। तो वो कुछ आंकड़े हैं बच्चों जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखने हैं। क्या क्या आंकड़े हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? सबसे पहली चीज, पहली प्रथम कोशिका किस अवस्था में, प्रथम कोशिकीय रूप यानी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कितने वर्ष पूर्व आया? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। अब ये आंकड़े हैं, ये डेटा है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या है भाई? सबसे पहला कोशिकीय रूप, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म किस वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। तो पहली कोशिकीय रूप जीवन पर कब आया? पहला कोशिकीय रूप जीवन पर कब आया? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है। फिर अकशेरुकी कब क्रियाशील हुए? इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी 500 मिलियन वर्ष पूर्व। अकशेरुकी कितने वर्ष पूर्व क्रियाशील हुए? 500। जबड़े रहित मछलियां कब इवॉल्व हुई? जबड़े रहित मछलियां का विकास कहां से हुआ? 350 मिलियन वर्ष पूर्व। अब ये आंकड़े ही हैं। 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पहली कोशिकीय रूप। ठीक है, 2000 यानी फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म कब? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। अकशेरुकी 500 मिलियन वर्ष पूर्व। जबड़े रहित मछलियां 350 मिलियन वर्ष पूर्व। सीवीड समुद्री खरपतवार यानी शैवाल। समुद्री खरपतवार मतलब शैवाल, और शैवाल का मतलब है सबसे पुराने पादप। सबसे पुराने पादप जो हैं वो कब विकसित हुए? 320 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ये जो है आंकड़े, ये आंकड़े याद रखने हैं। फिर याद रखना, इसमें सबसे पहला बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि पहली कोशिकीय रूप कब आया। तो पहली कोशिकीय रूप का विकास कब हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हुआ 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, ये तो है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? फिर एक इंपॉर्टेंट, मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां। अरे ये क्या है भाई? ऐसी मछलियां जो पानी के बाद जमीन पर भी आ सकती थी। फिश विथ स्टाउट, मजबूत एवं सुदृढ़ पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा सकती थी। ठीक है, धरती एवं जल पर आ जा सकती थी। जल से धरती पर, धरती से जल पर आ सकती थी। यह कब था?
350 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब क्या है भाई, ऐसी कौन सी है, यही तो है, एक 1938 में साउथ अफ्रीका में एक मछली पाई गई जिसे क्या नाम देते हैं, सीलोकैंथ। तो 1938 में दक्षिण अफ्रीका में कौन सी मछली पकड़ी गई बच्चों, एक सीलोकैंथ थी। ये सीलोकैंथ क्या है, सुनना, ये जो सीलोकैंथ है ये एक ऐसी मछली है जो किसका उदाहरण है, लोबफिन। मतलब ये एक संयोजक कड़ी है मछली और उभयचरों के मध्य। और ये सीलोकैंथ या लोबफिन्स है ना, यही आगे चलकर किस में विकसित हो गई, पहले उभयचरों में। ठीक है, तो आपका क्या है भाई, मछलियां थी। अब मछलियां तो पानी में रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मछलियां थी जो पानी के साथ साथ स्थल पर भी रह सकती थी। फिर 1938 में ऐसी एक मछली मिली भी जिसे क्या कहते हैं, सीलोकैंथ। तो ऐसा कैसा सर, इसका मतलब ये मछली तो है लेकिन उभयचर के समान लक्षण दर्शा रही है। उभयचर भी तो जमीन पर और पानी दोनों में रहते हैं। तो सीलोकैंथ इसका मतलब एक ऐसी मछली है लोबफिन जो सरीसर्प के लक्षण भी दर्शाती है। तो ये किसके मध्य की संयोजक कड़ी हो गई, मछली और उभयचर। मतलब उभयचरों का जैव विकास जो है वो किससे हुआ, इनसे, लोबफिन से हुआ। इसका मतलब, इसको अगर अपन लिखना चाहें बच्चों, देखेंगे इसको आप कैसे लिखना चाहोगे, इधर देखो, हमारे पास कशेरुकियों में मछलियां हैं, ठीक है। अब मछलियां का जैव विकास, मछलियों का जैव विकास जो है मछलियों का जैव विकास किसमें होता है बच्चों, उभयचरों में या एम्फीबियंस में। सही, मछलियों का जैव विकास किसमें हुआ, एम्फीबियंस। यहां पर कड़ी कौन सी, लोबफिन्स। कौन सी मछलियां, लोबफिन्स। इसलिए लोबफिन्स को क्या कहते हैं, उभयचरों के पूर्वज। उभयचर के पूर्वज। और लोबफिन का उदाहरण कौन सी मछली है, सीलोकैंथ। तो सीलोकैंथ एक मछली है जो किसमें, जो उभयचर के समान लक्षण दर्शाती है, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकती है। तो लोबफिन से ही किसका जैव विकास हुआ, उभयचरों का। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा कि ये लोबफिन्स जो मछलियां हैं, इन लोबफिन्स मछलियां किसमें विकसित हो गई बच्चों, पहले उभयचरों में विकसित हो गई। उभयचर जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते थे। फिर उभयचर में क्या हो गया, उभयचर की बात करेंगे। फिर आपके पास क्या है भाई, जायंट फर्न्स। फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स ठीक है। फिर क्या है, यहां पर उभयचर से किसका विकास हुआ, सरीसर्प का। उभयचरों से किसका विकास हुआ बच्चों, सरीसर्प का। तो उभयचर से क्या विकसित हुए, सरीसर्प, रेप्टाइल्स या सरीसर्प। तो उभयचर जो हैं, उभयचर से किसका विकास हुआ, सरीसर्प या रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स कैसे जंतु हैं, स्थलीय जंतु। रेप्टाइल सबसे पहले सफल स्थलीय जंतु हैं। पहले सफल स्थलीय जंतु, पहले सफल स्थलीय जंतु कौन से, रेप्टाइल्स। तो सबसे पहले क्या आई बच्चों, मछलियां। मछलियां में लोबफिन्स थी, वो लोबफिन्स किसमें विकसित हुई, उभयचरों में। यानी उभयचर के पूर्वज क्या थे, एम्फीबियन। उभयचर के पूर्वज लोबफिन्स थे। फिर ये उभयचर जो हैं वो किसमें विकसित हो गए, रेप्टाइल्स या सरीसर्प में हो गए। अब सरीसर्प के लक्षण,
ये रहे सरीसर्प के लक्षण। अब ये लैंड रेप्टाइल्स हैं, लेकिन इसमें एक विशेष लक्षण क्या है, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो वापस जल में चले गए। वैसे तो स्थलीय जंतु बने, वैसे तो रेप्टाइल्स लैंड वाले थे, लेकिन कुछ ऐसे सरीसर्प, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स जो वापस पानी में चले गए। ठीक है, कुछ स्थलीय यानी स्थलीय, कुछ स्थलीय सरीसर्प पुनः पानी में वापस चले गए और मछली जैसे सरीसर्प कहलाते हैं जिसे, और इसका नाम क्या है, इच्थियोसोरस। ये इच्थियोसोरस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एक सरीसर्प है, लेकिन ये एक ऐसा सरीसर्प है जो जल में, वापस जल में जाकर मछली जैसा बन गया। तो अगर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों कि एक मछली जैसा सरीसर्प का उदाहरण बताओ, एक ऐसा सरीसर्प जो मछली जैसा प्रयुक्त होता है, तो मछली जैसा सरीसर्प कौन सा है, इच्थियोसोरस। इच्थियोसोरस एक ऐसा सरीसर्प है जो फिश लाइक रेप्टाइल्स में विकसित हो गया। इच्थियोसोरस कैसा है, फिश जैसा सरीसर्प, मछली जैसा सरीसर्प, वो कौन सा है, इच्थियोसोरस। और जल पे, स्थल पे रहने वाले, पृथ्वी पर स्थल पर रहने वाले लैंड रेप्टाइल्स कौन से थे, डायनासोर्स। डायनासोर्स भी किसका एग्जाम्पल है, सरीसर्प का। फिर सबसे बड़ा डायनासोर, ये तो आपने जुरासिक पार्क में देखा ही होगा, टायरेनोसोरस रेक्स, टी रेक्स जिसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा डायनासोर, डायनासोर किसमें आते हैं, सरीसर्प। 20 फीट लंबा था बच्चों सबसे बड़ा टी रेक्स, कितना, बाप रे बाप, 20 फीट, और इसमें विशाल डरावने कटार जैसे दांत थे। ठीक है, फिर सरीसर्प से किसका विकास हुआ भाई, स्तनधारियों का, है ना। सरीसर्प से, इन सरीसर्प से कुछ तो पक्षियों का जैव विकास हुआ, और इन्हीं सरीसर्प से स्तनधारियों का भी विकास हुआ। ठीक है, तो सरीसर्प से स्तनधारी यानी मैमल्स का भी जैव विकास हुआ, और बर्ड्स या एव्स का भी हुआ। इसका मतलब पक्षी और स्तनधारी जो है ना बच्चों, उनके लिए पूर्वज क्या हैं, सरीसर्प या रेप्टाइल्स। ठीक है, तो अब क्या था, पहले मैमल्स, पहले स्तनधारी जो थे वो श्रूज थे। पहले स्तनधारी जंतु श्रूज, और श्रूज सबसे छोटे स्तनधारी हैं। इकोलॉजी में हमने देखा था बच्चों इनको, सबसे छोटे स्तनधारी यानी सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट मैमल कौन से हैं, श्रूज हैं। और कुछ ऐसे स्तनधारियों के नाम आपको याद रखने हैं। अब ये जंतु जगत में तो पढ़ेंगे ही बच्चों। देखो, ये तो जैव विकास है, मछलियों के लक्षण, उभयचरों के लक्षण, सरीसर्प के लक्षण, पक्षियों के लक्षण, जंतु स्तनधारियों के लक्षण, ये सब तो हम एनिमल किंगडम या जंतु जगत में पढ़ते ही हैं और पढ़ेंगे भी। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो पूरी तरह से जल में रहते हैं। ऐसे स्तनधारी जो जल में रहते हैं कौन से हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स एंड सी काउ, समुद्री गायें। तो ऐसे स्तनधारी, कुछ स्तनधारी प्राणी जो पूरी तरह से जल में ही रहेंगे, जल में ही रहने वाले वेल, डॉल्फिन, सील और समुद्री गायें हैं। ये ऐसे स्तनधारी हैं जो स्थल पर नहीं पाए जाते, जलीय स्तनधारी हैं। तो जैव विकास भी, इसमें जैव विकास भी क्या हुआ बच्चों, मछलियों से प्रारंभ हुआ। ये कशेरुकियों की बात हो रही है सबकी, ये वर्टिब्रेट्स या कशेरुकियों की बात कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स में, कशेरुकियों में मछलियों से उभयचर, उभयचर से सरीसर्प, सरीसर्प से एक तरफ पक्षियां और दूसरी तरफ स्तनधारी। ये अपना जैव विकास है। और उभयचर के पूर्वज कौन से हो गए, लोब फिन्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है बच्चों इसमें, ये जो आखिरी की जो पैनल, इसमें आपको आंकड़े याद रखने हैं। कितने वर्ष, कितने मिलियन वर्ष पूर्व, कितने मिलियन वर्ष पूर्व, दो विशेष उदाहरण याद रखने हैं। एक तो साउथ अफ्रीका में 1938 में साउथ अफ्रीका में क्या मिली थी, एक मछली जिसको क्या कहते हैं, सीलोकैंथ। ये सीलोकैंथ किस तरह की मछली है, लोब फिन। सीलोकैंथ किस तरह की मछली है, लोब फिन। एक ऐसी मछली है, एक ऐसी लोब फिन है
जो जल और स्थल दोनों में रह सकती है। मतलब ये ऐसी मछलियां हैं जो आगे चलकर किसमें विकसित हुई, इनका जैव विकास किसमें हुआ, उभयचर में। तो पहला उदाहरण तो किसका याद रखना है, सीलोकैंथ। दूसरा उदाहरण याद रखना है आपको किसका भाई, इच्थियोसॉरस। इच्थियोसॉरस एक ऐसा सरीसर्प है जो वापस जल में चला गया, एक ऐसा सरीसर्प है जो मछली जैसा है। तो मछली जैसा सरीसर्प याद रखना है, फिश जैसा सरीसर्प इच्थियोसॉरस। और तीसरा बिंदु सबसे बड़ा डायनासोर याद रखना है, टी-रेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स, जिसकी हाइट 20 फीट की थी। तो एक तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व कौन कौन से जंतु आए वो आपको ध्यान रखने हैं, और 3 विशेष उदाहरण, 3 क्या 4 बता दूंगा। पहला विशेष उदाहरण तो 1938 में साउथ अफ्रीका से एक मछली मिली, सीलोकैंथ। सीलोकैंथ किस प्रकार की मछली थी, एक लोब फिन, एक ऐसी लोब फिन जो जल और स्थल दोनों पे रह सकती है, इसलिए आगे चलकर उभयचर में जैव विकसित हुई। इसका जैव विकास उभयचरों में हुआ। दूसरा आपको सरीसर्प याद रखना है, इच्थियोसॉरस। इच्थियोसॉरस एक ऐसा सरीसर्प है जो वापस जल में चला गया, मछली जैसा बन गया, इच्थियोसॉरस। तीसरा उदाहरण आपको सबसे बड़ा डायनासोर ध्यान रखना है, टायरेनोसोरस रेक्स या टी-रेक्स। और चौथा आपको ऐसे स्तनधारी याद रखने हैं जो केवल जल में पाए जाते हैं। तो केवल जल में रहने वाले स्तनधारी कौन कौन से हैं, वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स एंड सी काउस। तो ये कुछ स्तनधारी हैं जो केवल किस में पाए जाएंगे, जल में। और सबसे पहले स्तनधारी कौन से थे, श्रूज। सबसे पहले भी हैं और सबसे छोटे स्तनधारी भी हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जैव विकास हमने समाप्त कर लिया है। आज हमने जैव विकास में सबसे पहले तो जाति उद्भवन की बात की। जाति उद्भवन का मतलब है हमने नई जातियों के निर्माण की बात की कि नई जाति कैसे बन सकती है। अगर कोई भौगोलिक अवरोधक आता है, कोई भौगोलिक अवरोधक आने से, जियोग्राफिकल बैरियर आने से नई जाति का निर्माण होगा, तो एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। और एक ही क्षेत्र में रहते हुए, एक ही आवास में रहते हुए भी अगर जनन ना हो पाए जीवों के मध्य, तो जनन पृथक्करण के कारण जो नई जातियां बनती है वो सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। और जनन पृथक्करण उत्परिवर्तन या बहुगुणिता के कारण हो सकता है। फिर हमने 2 जैव विकास पढ़ा, एक तो घोड़े का जैव विकास हमने देखा और मानव का जैव विकास। घोड़े के जैव विकास में सबसे प्राचीन घोड़ा, सबसे आधुनिक घोड़ा। और जैव विकास में क्या हो रहा है, एक पैर में जो 4 पंजे या हूफ्स थे वो अब संलयित होकर एक पंजा बना देते हैं, तो पंजों की संख्या में कमी हो रही है। और फिर हमने किसकी बात की, मानव के जैव विकास की, जिसमें हर ऑस्ट्रेलोपैथिकस के लक्षण, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन और होमो सेपियंस। और अंत में ये आंकड़े हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये हमने एवोल्यूशन का यूनिट कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास जैव विकास की चीजें हैं। हमने एवोल्यूशन में जैव विकास के सिद्धांत देखे, जैव विकास के प्रमाण देखे, जीवन की उत्पत्ति की हमने बात की, और हमने विविधता के स्रोत की बात की, अलग अलग प्रकार के विविधता के स्रोत की हमने बात की, जिसमें हमने जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी हमने बात की। और जो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत है, हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत आपको बिल्कुल आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के लेक्चर्स में मिलेगा। जेनेटिक्स के लेक्चर्स में हमने हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत देखा है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत से संबंधित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने जेनेटिक्स में देखे हैं। ठीक है बच्चों, तो एवोल्यूशन या जैव विकास वाला यूनिट हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से बच्चों मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।